नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम 3 दिसंबर 2022 को एसएससी सीजीएल के पहले शिफ्ट का जो एग्ज़ाम संपन्न हो चुका है उसमें पूछे गए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि केमिस्ट्री के इस सेक्शन से लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को ही हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं और इसका फार्मूला होता है MgO। तो ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। तो देखिए, चंदेल शासकों का जो सबसे फेमस मंदिर है उसे हम लोग कंदरिया महादेव मंदिर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा चंदेल वंश के शासकों के द्वारा खजुराहो में जितने आपके नागरा स्टाइल के टेम्पल हैं उनका निर्माण करवाया गया था। लक्ष्मण टेम्पल हो गया, पार्श्वनाथ टेम्पल है, विश्वनाथ टेम्पल है और इसके अलावा कंदरिया महादेव का मंदिर। तो ध्यान रखिएगा, ये जो भी आपके प्रमुख मंदिर हैं इनका निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। तो संतूर वादक की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो सबसे बड़ा नाम है वो आपके पंडित शिव कुमार शर्मा का है। तो ध्यान रखिएगा, पंडित शिव कुमार शर्मा हमारे भारत के फेमस संतूर वादक हैं। इसके बाद में इनके बेटे हैं राहुल शर्मा, ये भी आपके संतूर वादक हैं। भजन सपूरी हैं, उल्हास बापट हैं, अभय सपूरी हैं, सतीश व्यास हैं, आर विश्वेश्वरन हैं, शिवहरि हैं। ये सारे भी हमारे भारत के प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि मेघालय के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं। अब मेरे हिसाब से वर्तमान नहीं पूछा गया होगा क्योंकि अक्टूबर में ही यहाँ के नए राज्यपाल बने हैं। तो मेघालय के अगर हम लोग वर्तमान राज्यपाल की बात करते हैं तो आपके जो अरुणाचल प्रदेश वाले हैं, क्या नाम है, BD मिश्रा। तो इनको अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है। 4 अक्टूबर को इन्होंने मेघालय के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार लिया था। उससे पहले हमारे थे सत्यपाल मलिक। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है कि 4 अक्टूबर से पहले अगर कोई भी मंत्र पूछा गया होगा तो सत्यपाल मलिक आपके मेघालय के राज्यपाल थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2013 में किसे संगीत के क्षेत्र में पद्म श्री पुरस्कार दिया गया था। अब देखिए, अगर हम लोग म्यूजिक के फील्ड की बात करते हैं तो एक तो हमारे पूर्णा दास बौल हैं पश्चिम बंगाल के, इनको ये पुरस्कार दिया गया था। और एक आपकी लेप्चा फोक संगीत से जुड़ी हुई हिल्दा मीत लेप्चा, इन दोनों को संगीत के क्षेत्र में पद्मश्री मिला था। नीचे कमेंट में आप लोग बताइएगा कि ऑप्शन में कौन से नाम यहाँ पर दिए गए थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि B2C का पूरा नाम क्या है। तो B2C या B2B, B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, और अगर हम लोग B2C की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। तो ये आपके व्यापार का तरीका है, यानी कि B2B में हम लोग बिजनेस से बिजनेस में चीज़ों को भेजते हैं और बिजनेस टू कंज्यूमर का मतलब है कि व्यापार में आपसे सीधे कस्टमर जुड़े हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। विद्युत धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर। आपको ये पता होना चाहिए कि किसी परिपथ में बहने वाली जो विद्युत धारा Q होती है ये आपकी IT के बराबर होती है। आवेश की अगर हम लोग बात करते हैं, आवेश जो आपका आवेश Q होता है ये I × T होता है, यानी कि बहने वाली धारा और कितने समय तक वो बह रही है यही आपका आवेश के बराबर होता है। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि वर्ष 2021 में किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से पहले भी प्रश्न पूछा गया था कि इसमें नगद राशि कितनी दी जाती है, 1 लाख रुपए की दी जाती है। 2021 में ये जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है ये मिला था उत्तर प्रदेश के हिमांशु वाजपेयी को। ध्यान रखिएगा, इन्होंने एक कहानी संग्रह लिखी थी जिसका नाम था किस्सा किस्सा लखनऊआ।
तो इसी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार हिमांशु वाजपेयी को मिला था। वहीं पर अगर हम लोग अंग्रेजी भाषा की बात करते हैं तो ये पुरस्कार मिला था मेघा मजूमदार को। मेघा मजूमदार का नाम पहले भी कई एग्जाम में आ चुका है, तो ध्यान रखिएगा। ए बर्निंग नाम का जो इनका उपन्यास है उसके लिए मेघा मजूमदार को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि दिल्ली सल्तनत के जो वंश हैं इनका सही क्रम क्या है। तो दिल्ली सल्तनत की अगर हम लोग बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की जाती है 1206 में। उसके बाद में ये वंश आपका 1290 तक चलता है। फिर खिलजी वंश का शासन शुरू होता है 1290 से 1320 तक। फिर आपका तुगलक वंश आता है 1320 से 1414 तक। फिर आता है सैयद वंश 1414 से 1451 तक। उसके बाद में आखिरी वंश होता है लोदी, जो कि 1451 से 1526 तक दिल्ली में शासन करता है। और यहीं पर पानीपत का युद्ध होता है जिसमें बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी को हरा दिया जाता है और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी टीम का कप्तान कौन था। अब मुझे ये नहीं पता चला है कि पुरुष वाला था कि महिला वाला पूछा गया था। फिलहाल के लिए ध्यान रखिएगा कि जो हमारी पुरुष हॉकी टीम थी उसके कप्तान थे मनप्रीत सिंह। वहीं पर अगर हम लोग महिला हॉकी टीम की बात करते हैं तो वो आपकी रानी रामपाल थी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि वर्तमान में हमारी महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है तो सविता पुनिया आपकी वर्तमान में महिला हॉकी टीम की कप्तान है। अगला प्रश्न पूछा गया कि कोशिका का विभाजन कितने प्रकार से होता है। तो कोशिका विभाजन आपने पढ़ा होगा कि ये दो तरीके से होता है। एक हमारा होता है माइटोसिस, दूसरा होता है मियोसिस। तो दो प्रकार से कोशिका का विभाजन होता है। एक प्रश्न आपके राष्ट्रपति के चुनाव से आया था। अब एग्जैक्ट प्रश्न यहाँ से क्या पूछा गया था ये मुझे नहीं मिल पाया है। फिलहाल के लिए मैं आपको राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बता देता हूँ। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े हुए हमारे संविधान में दो अनुच्छेद हैं, जिसमें एक आपका आर्टिकल 54 है, जिसमें राष्ट्रपति के चुनाव में जो लोग भाग लेते हैं उनके बारे में बात की गई है। और जो भी लोग यहाँ पर भाग लेते हैं उन्हीं को कहा जाता है इलेक्टोरल कॉलेज, यानी कि निर्वाचक मंडल। आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे देश में जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। इस चुनाव में हमारे सभी राज्य की जो विधानसभाएं हैं वहाँ के निर्वाचित सदस्य और लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तो ये पॉइंट आपको राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में याद रखना है। तो इस और आगे भी है। हाँ, एक प्रश्न आया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का जोखिम वाले कार्यों में नियोजन निषेध है। तो यहाँ पर हो जाएगा अनुच्छेद 24। शायद ये पूछा गया था कि अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों का किसी भी जोखिम वाले कार्यों में नियोजन निषेध है। तो ये आपको ध्यान रखिएगा कि 14 वर्ष से कम एज के जो बच्चे हैं उन्हें आप लोग किसी भी जोखिम वाले कार्य में एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पहली शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद आपको जल्द ही सेकंड शिफ्ट की वीडियो भी मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।